देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, मतलब आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए क्या स्टेट कर रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। उन्होंने हमको पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और जो आर पॉइंट है उससे वो 1:2 में डिवाइडेड है एक्सटर्नली। आपको याद होगा हमने एक्सटर्नली डिवीजन वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास रेशियो 1:2 है और जो p और q के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हमारे पास ये हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 1 × a-3b माइनस 2 × 2a + b अपॉन m माइनस n, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए हम लोग निकालेंगे अपना जो है r की पोजीशन वेक्टर को। तो 1 × a-3b माइनस 2 × 2a + b अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही 2 का इसके अंदर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है a-4b, तो -3b हो जाएगा। यहाँ पर आएगा -3b और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 2b, तो -3b एंड -2b तो -5b और नीचे हो गया हमारे पास -1। इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, -1 का डिवाइड करके माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 3a + 5b। ये आपके पास r के पोजीशन वेक्टर निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये भी शो करना था कि r जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो आर क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं और शो करते हैं कि वो आपका p के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ है आपका कहीं r, यहाँ है कहीं आपका q और यहाँ कहीं आपका बीच में p। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो वो वाला ट्रिक लगाते हैं। देखिए r आप पता कर चुके हैं और q आपके पास है ही, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, वो p के इक्वल आना चाहिए और p हमारे पास जो भी था 2a + b इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा हमने आर क्यू के यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट निकाला है, ये रहा द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो दोनों को ऐड किया अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। मतलब आर वाला वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू, जो आर पोजीशन वेक्टर उसकी वैल्यू, क्यू पोजीशन वेक्टर की वैल्यू अपॉन 2। तो 2a + a ये आपका 4a हो गया, 5b - 3b आपका 2b हो गया और नीचे वाला 2 एज इट इज़ है। ऊपर देखिए आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे या इनडायरेक्टली ये कह लीजिए कि नीचे वाले 2 का दोनों टर्म्स में अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2a और यहाँ पर करेंगे तो b, तो ये आपके पास 2a + b आ गया। और जैसा कि मुझे याद है आपका जो p जो पॉइंट था उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो भी आपका 2a + b ही था। तो ये आपको शो करना था कि आर क्यू का जो मिड पॉइंट है दैट इज इक्वल टू p, ठीक है। वो चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन, द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड दे रखी हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो ये रहा, ठीक है। इसकी जो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, इनके जो वेक्टर्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको डायगोनल का वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, इसके अलावा उस पैरेललोग्राम का एरिया और निकालना है। तो देखिएगा ये एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए हमारे पास ए बी वेक्टर हमको पता है और बी सी वेक्टर हमको पता है, हमें ए सी वेक्टर पता करना है इनडायरेक्टली, वो भी यूनिट वेक्टर। तो देखिए आपको याद होगा वेक्टर एडिशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है। ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी, बस वही काम हम लोग करेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए बी + बी सी। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए सीधे, तो आपको वेक्टर ए सी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों को ऐड किया हमने, आई कैप और ये 2i कैप मिलके हो गया, देखिए आपका 3i कैप -2j कैप -4j कैप -6j कैप और लास्ट में आपका इस साइड -3k कैप +5k कैप। ये देखिएगा -3k कैप एंड में +5k कैप, तो हो गया आपका देखिए 2k कैप। तो इस तरीके से आपका एसी वेक्टर निकल कर आ चुका है। अब उन्होंने बोला कि आपको ये नहीं निकालना, आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि एसी के पैरेलल है एंड यूनिट वेक्टर है वो, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी एक वेक्टर के पैरेलल अगर आपको कोई भी वेक्टर निकालना है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज सेम रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, लाइक यहाँ पर आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, -6, 2। तो अगर आप AC की पैरेलल कोई वेक्टर लेंगे तो उसके भी डायरेक्शन रेशियोज आप 3 और -6 और 2 लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली
यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन यूनिट वेक्टर के हम लोग क्या करते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया, रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36, 9 एंड 4 ये आपको मिल गया, और ये हो गया आपके पास 36 एंड 13 यानी कि 49, और 49 का रूट लेंगे तो 7, तो 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप एंड 2/7 के कैप। ये आपके पास वेक्टर ए सी निकल कर आ गया। उन्होंने हमसे एक और चीज़ पूछी थी कि आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया और फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि आप इसकी जो दो साइड्स हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो आपको एरिया पता चल जाएगा, एंड दैट्स इट। इतना ही आपको करना है, ठीक है। दोनों साइड्स का मतलब कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, तो आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन के बारे में। Show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ are 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्या मेंशन किया उन्होंने, क्या आपको शो करना है कि कोई वेक्टर है जो OX एक्सेस मतलब कि X एक्सेस, OX मतलब कि X एक्सेस, जैसे हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो ये ओरिजिन होता है, X एक्सेस होता है। तो जो OX है इनडायरेक्टली दैट इज X एक्सेस। वही ये कह रहे हैं कि जो X एक्सेस, Y एक्सेस और Z एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल बना रहा है दैट वेक्टर, तो आपको शो करना है कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, 1/√3, 1/√3 हैं, ठीक है। ये आपको शो करना है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। आपको याद होगा डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप इसका डायरेक्शन कोसाइन पता करना चाहते हैं तो पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 2² प्लस 3² प्लस 5² का रूट करके जो भी वैल्यू आए, तो 2/that वैल्यू, ऐसे ही 3/that वैल्यू और ये 5/that वैल्यू, तो ये 3 जो आएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हाँ जी। अब देखिएगा ये अपना 11th क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने बोला कि तीनों ही मतलब जो वेक्टर है तीनों एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। ये बात याद रखिएगा कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, तीनों एक्सिस के रिगार्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। मतलब कि अगर आप उस पर्टिकुलर वेक्टर के 3 एंगल्स जो कि तीनों एक्सिस के साथ बन रहे हैं, अगर आप उसे अल्फा, बीटा और गामा मानकर चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आपके 1 के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमको बोला हुआ है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा ये तीनों आपस में सेम होंगे। इसे हमने 1 के इक्वल सपोज कर लिया इन तीनों को, तो a² प्लस a² प्लस a² इज इक्वल टू 1, तो 3a² हो गया है। 3a² इज इक्वल टू 1 एंड a² विल बी इक्वल टू, ये 3 का था डिवीजन 1/3 एंड a विल बी इक्वल टू 1/3 का रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/√3। तो देखिएगा a हमारा अगर 1/√3 आ गया, तो क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों 1/√3 के इक्वल थे, तो आप मान सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/3, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस गामा इज इक्वल टू 1/, कैसे बोलता हूँ, ए की वैल्यू जैसे 1/√3 आ गई, और तीनों ही जो वैल्यूज़ थी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा वो 1/√3 के इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपकी ए के बराबर थी। देखिए मैं आपको वापस से याद दिला दूँ, ये सारी वैल्यूज़ हमने ए के इक्वल सपोज की थी। तो जब ए की वैल्यू आपकी 1/√3 निकल कर आ गई है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों भी आपके 1/√3 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा, कॉस अल्फा भी 1/√3, कॉस बीटा भी 1/√3 और कॉस गामा भी 1/√3, यही आपको यहाँ पर शो करना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन, देखिएगा ज़रा। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं। फाइंड अ वेक्टर डी, आपको एक वेक्टर डी पता करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। वेक्टर डी जो है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू जो हमें निकालनी है, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है। समझ पा रहे हैं ना।
कि आपको एक वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल है, ये आपको करना है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, देखिए आपको इतना तो याद होगा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो जब उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ है कि डी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपका डी और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो होगा, और डी और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है आपका ये भी 0 होगा, क्योंकि डी बी और ए दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर ए की वैल्यू हमको दी हुई है, वेक्टर बी हमारे पास ये है, वेक्टर सी हमारे पास ये है। अच्छा, अब देखिए हमने सपोज कर लिया लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमने अपनी तरफ से सपोज किया है, क्योंकि जो सेंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो डी और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता भी है कि आई वाले टर्म का आई वाले के साथ, मतलब कि आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई और के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। तो आई ये तो जो अपना जो डॉट प्रोडक्ट आएगा डी का और ए का, वो देखिएगा ज़रा, देखिए वेक्टर ए में जो आई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और डी में आपका x, तो 1 इंटू एक्स मतलब कि x आ गया। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर y, तो 4y प्लस ये देखिएगा 2 और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेम वे हम d का और b का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिएगा ज़रा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। d ये है, b ये है, तो 3 इंटू एक्स तो 3x, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, और 7 इंटू z तो 7z, ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास देखिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। अच्छा, थर्ड इक्वेशन भी बनेगी। डी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उन्होंने को 15 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ डी एंड सी इज इक्वल टू 15। तो डी और सी का जरा हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सी आपका ये रहा और डी आपका ये रहा। ठीक है ना, तो देखिएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2x एंड माइनस वाई एंड 4 का z से करेंगे तो 4z, तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हो चुकी हैं, अब इन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है जी हाँ, देखिए बन गई आपकी। अच्छा, अब देखिए आपके पास 3 इक्वेशंस अगर x y z में हैं तो आप क्या करते हैं कि दो इक्वेशंस को उठाकर उनमें से हम एक वेरिएबल को सेम वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया और उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई, देखिएगा जब आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 12y प्लस 6z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर है 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। जब आप देखिए जब आप यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा और यहाँ भी 3x है, तो माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, ये आपके पास पहली वाली इक्वेशन आ गई, मतलब कि इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई जो किया था, और इक्वेशन 2 देखिए आपकी लिखी हुई है, माइनस करने पे साइन चेंज हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। 12y एंड 2y ऐड होकर हो जाएंगे 14y, 6z माइनस z हो गया है। ठीक है ना, 6z माइनस 7z माइनस z हो गया इज इक्वल टू 0, आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और उसमें से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया। देखिएगा ज़रा, समझिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 8y प्लस 4z, 2x प्लस 8y प्लस 4z। अब देखिए माइनस करेंगे तो देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बस ये देखिएगा ज़रा, टू एक्स प्लस 8y प्लस 4z आ गया, और जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसको हमने माइनस कर दिया, तो देखिए ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस और ये आपका माइनस, 2x से आपका 2x कैंसिल, 8y एंड प्लस y, 9y हुआ, 4z से 4z भी कैंसिल हो गया, और ये आपके पास बचा 0 माइनस 15, तो देखिए माइनस 15 आ जाएगा, एंड y विल बी इक्वल टू माइनस 15/9 यानी कि माइनस 5/3, या यहाँ पर माइनस और होगा आगे, ये आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अब y आ गया। अच्छा, अभी काम करिए, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 4 एक बार।
जी हाँ, y की वैल्यू देखिए अगर आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो आपको z पता चल जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आप यहाँ पर डालिए तो आपको z मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 14 इंटू -5/3 विच इज़ द वैल्यू ऑफ y माइनस z इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा 14 5 70 हो गया माइनस का, z आप उस साइड लेके चले जाइए, देन z विल बी इक्वल टू -70/3। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास देखिए y भी है और z भी है, तो y और z देखिए दोनों आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, आपको x पता चल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -5/3 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू -70/3। तो इसे देखेंगे हम लोग तो -20 -140 हो गया हमारे पास, माइनस का 160/3। तो -160/3 इधर ले जाएंगे और आपको z की वैल्यू मिल जाएगी +160/3। तो फाइनली देखिए हम x y z तीनों पता कर चुके हैं, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वेक्टर d जो था आपका वो था आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। x आपके पास निकल कर आया था 160/3, अभी हमने निकाला है, माइनस मतलब y की वैल्यू थी आपके पास -5/3, तो -5/3 जे कैप। उसके बाद z जो था आपके पास -70/3, तो -70/3 के कैप। आप चाहें तो इसमें से देखिएगा 1/3 कॉमन भी आ सकता है, और चाहें तो आप ये भी चुन सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12th। इसके बाद देखिए हम लोग बात करने वाले हैं 13th के बारे में। The scalar product of this vector with a unit vector along the sum of this and this is equal to 1। क्या बोला उन्होंने कि एक वेक्टर है जो इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है, और उसका जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर मतलब कि जो है डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालते हैं उसके साथ, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल आता है। और आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो लेमडा है, हियर इट इज़ लेमडा, आपको ये लेमडा पता करना है, ये रहा, ठीक है। चलिए देखिएगा ज़रा, तो इन दोनों का सम लेना है, उसके बाद इस वेक्टर को उसके साथ डॉट निकालना है, और फिर हमें उसे 1 के इक्वल प्लेस करना है, ठीक है। ये हमारा काम है। हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर, हमें दोनों को ऐड करना था, हमने दोनों को ऐड कर लिया। मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, दोनों को ऐड करके क्या आएगा। जी हाँ, देखिएगा ज़रा, देखिए ये है आपका 2i कैप, ये आपके पास लेमडा आई कैप। जो आप आई कैप कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको 2 प्लस लेमडा, बुक सामने रख के करिएगा, ठीक है। 4j कैप एंड 2j कैप, ये हो जाएगा आपके पास 6j कैप। इसके बाद -5k कैप एंड +3k कैप, ये हो जाएगा आपके पास -2k कैप। ये आपके पास वेक्टर हो गया 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप -2k कैप, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर है, ठीक है। और अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद देखिए फिर हम इसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा फर्दर मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया था, यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर जो भी वेक्टर है हमारा ये रहा, अपॉन रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए आई का कोफिशिएंट है 2 प्लस लेमडा, तो 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला देखिए वेक्टर एज इट इज प्रेजेंट है, 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 36 एंड 4 हो गया आपके पास। ये आपका 40 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा तो एज इट इज़ है, 4 प्लस 40 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 44। ये लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा तो एज इट इज़ है, देखिए ये रहा, और 4 प्लस 40 हो गया आपका 44, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हमारे पास निकल कर आया है यूनिट वेक्टर। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू, इसका मैंने तीनों में अलग अलग डिवीजन कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए, और कुछ नहीं है। 2 प्लस लेमडा अपॉन ये पूरी वैल्यू आई कैप प्लस 6 अपॉन दिस होल वैल्यू जे कैप -2 अपॉन दिस होल वैल्यू इंटू के कैप। ये हमारे पास निकल कर आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब ये जो हमारे पास निकल कर आया है
उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल दिया हुआ उन्होंने हमको। तो आप इन दोनों का ज़रा डॉट प्रोडक्ट निकालिए, किसका, ये जो आया है और ये, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो ये है, और यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जे कैप का 1 है और यहाँ पर जे कैप का ये पूरा है तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर के कैप का 1 है और यहाँ पर के कैप का -2/रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये देखिएगा ये पूरी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है जैसा उन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे इन तीनों का एलसीएम, और ये ऊपर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन दिस होल वैल्यू एलसीएम लेने के बाद, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। देखिएगा ये रहा, देखिए जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस 6 माइनस 2, तो 2 प्लस 6 माइनस 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 6 बचेगा, 6 प्लस लैम्डा भी, और ये पूरी वैल्यू, ठीक है। उस पूरी वैल्यू का 1 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू से मतलब है क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम लेते समय वही टर्म एक बार आ जाता है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 6 प्लस लैम्डा और इस साइड चला जाएगा आपका रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर आप अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से रूट आपका हट जाएगा, आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। देखिए लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल आउट, 12 लैम्डा, ये 4 लैम्डा इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा आपका 8 लैम्डा, और 36 इधर जाके माइनस होगा, 44 माइनस 36 आपका ये भी देखिए 8 हो गया। देन लैम्डा विल बी इक्वल टू 8 का अदर डिवीजन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1। लैम्डा की वैल्यू आपकी देखिए 1 निकल कर आ चुकी है। ये था आपका काम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे अपना 14th क्वेश्चन। इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर ये तीनों उन्होंने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल दिए उन्होंने हमको, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का है उतना ही सी का है, ठीक है। शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इन तीनों का सम लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो वो ए बी सी के साथ इंडिविजुअली इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक है ना। इन तीनों का सम ए बी सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको 14th क्वेश्चन का। जी हाँ, देखिए सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी भी इक्वल टू 0 है, बी डॉट सी भी इक्वल टू 0 है और सी डॉट ए भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। उन्होंने हमको बोला था मैग्नीट्यूड्स भी उनके इक्वल हैं, यानी कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिएगा जो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी है, हम पहले उसका ए के साथ डॉट निकालेंगे। हमें करना क्या है, हमें ये शो करना है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा इंडिविजुअली। तो पहले हम ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड देखिए आपको याद होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो दिस डॉट दिस इज इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा 1। पहले वाले केस में एंगल को हमने थीटा 1 कह दिया तो इसीलिए कॉस थीटा 1। चलिए अब देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब आप ए का ए के साथ डॉट निकालेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए का ए के साथ डॉट निकालेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसका ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए का ऐसे करेंगे तो आपके पास ए डॉट बी आ जाएगा जो हमारे पास 0 के इक्वल है। ऐसे ही ए का जब आप यहाँ करेंगे तो ए डॉट सी आ जाएगा, वो भी देखिए आपका 0 के इक्वल है। तो फाइनली सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बचा, ये आपके पास देखिए एज इट इज, ये आपके पास एज इट इज़ कॉस थीटा 1 आपका एज इट इज़, ठीक है। अब आप एक बात देखिएगा कि यहाँ पर एक वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से एक कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा 1 आपके पास बचेगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड अपॉन ये वैल्यू इधर आ जाएगी डिवाइड में, तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कॉस थीटा 2 निकालेंगे, कॉस थीटा 2, तो यहाँ पर जहाँ ऊपर ए आया है इसकी जगह पर बी आ जाएगा, वेक्टर बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड
और ऐसे ही आ जाएगा आपके पास वेक्टर सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अब उन्होंने हमको एक बात और बोली थी कि जो तीनों ही वेक्टर्स हैं मतलब कि ए बी एंड सी वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिएगा यहाँ तीनों के डेनोमीटर्स तो सेम है ही, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम, ये सेम है, और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू भी सेम। तो आप ये कह सकते हैं फाइनली दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू तीनों आपस में सेम हो गई। जब ये आपस में सेम हो गई तो मतलब जितना cos थीटा 1 उतना ही cos थीटा 2 उतना ही cos थीटा 3। या इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं दैट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। ये आपको शो करना था कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इन तीनों वेक्टर्स के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ये आपका मैटर था इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है 15th, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो देखिए आपको शो करना है कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर तब होगी जब ए डॉट बी ए एंड बी परपेंडिकुलर हो। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए और बी परपेंडिकुलर अगर होंगे तो आपका ए डॉट बी जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमें शो करना है कि ये इन दोनों का डॉट इसके इक्वल आएगा अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल हो तो, ठीक है। देखिए इन दोनों का डॉट निकालते हैं ज़रा, फिर देखते हैं। देखिए आपको ये शो करना है टू प्रूव ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ज़रा पहले तो इन दोनों का डॉट निकालिए। ए का ऐसे करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर, तो देखिए किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही जब आप ए का बी के साथ डॉट निकालेंगे तो ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पे काम करिए, देखिए ये ए प्लस बी है, ये प्लस बी है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर कर लीजिए। तो जब ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अच्छा अब देखिएगा अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो ए डॉट बी वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये तो आपको शो करना था। मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल तभी होगी जब आपका ए डॉट बी जीरो हो, मतलब इनडायरेक्टली व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। चल इसके बाद ध्यान देते हैं हम 16th क्वेश्चन पर अपने। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड ये कंडीशन हमको दी हुई है कि ए डॉट बी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन, तो आपको पता करना है इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। इनडायरेक्टली देखिए थीटा की रेंज आपको कह रहे हैं, थीटा की रेंज आपको पता करनी है, थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी अगर ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए डॉट बी, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आपका थीटा जीरो से समझिएगा जरा, देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर होती है आपकी पाई बाय 2। उन्होंने हमको बोला कि ए डॉट बी आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है। तो देखिए यहाँ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है। देखिए आपका जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये रहता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ए डॉट मतलब ये आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। देख कह रहे हैं ना ए डॉट बी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो मतलब इनडायरेक्टली आपके कॉस थीटा की वैल्यू प्लस में रहनी चाहिए। तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वहाँ पर कॉस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जैसे ही जाएंगे कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए। तो वो देखिए यही रहा आपका आंसर, 0 to पाई बाय 2, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ईजी था काफ़ी। इसके बाद देखिए 17, ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड्स मतलब 1 1 है और थीटा उनके बीच का एंगल है। देन ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर, तो आपका ए प्लस बी जो है वो भी यूनिट वेक्टर होगा किस केस में, जब थीटा की वैल्यू उनमें से क्या हो, तो जो ए प्लस बी वो भी आपका यूनिट वेक्टर ही हो, ठीक है ना। ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है।
मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। 17th, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। आगे उन्होंने हमको बोला कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स 1 1 है, तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास देखिए ए डॉट बी के इक्वल आ गई, राइट। आपको करना क्या है कि अगर a प्लस बी मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी भी अगर यूनिट वेक्टर है तो थीटा कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये था आपके पास, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास ना तो यहाँ पर वेक्टर a है ना ही वेक्टर b है, तो मान लेते हैं लेट वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a प्लस बी की बात करनी है हमें, तो हम ऐड करेंगे, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा a1 प्लस b1 i कैप a2 प्लस b2 j कैप a3 प्लस b3 k कैप। ये आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है, उन्होंने बोला है कि a प्लस बी अगर आपका यूनिट वेक्टर है ये वाला, ठीक है, तब आपको थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए अगर ये यूनिट वेक्टर है, उन्होंने हमको इतना मेंशन किया हुआ है, ये प्लस बी हमारे पास ये हो गया, जी हाँ। अच्छा अब देखिएगा ए डॉट बी, जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, हमारे पास एक रिलेशन आया था कि हमारा जो ए डॉट बी था वो कॉस थीटा के इक्वल था। तो एक बार हमने इन दोनों का डॉट निकाल लिया, तो इन दोनों का डॉट क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये आप ए डॉट बी के प्लेस पर आप प्लेस कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाएगा, ठीक है, जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। तो देखिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मतलब रूट में a1 प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस a3 प्लस b3 का स्क्वायर। तो a1 प्लस b1 का स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2a1 b1 a2 स्क्वायर प्लस b यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा ज़रा यहाँ बीच में प्लस होगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस जल्दी जल्दी में रह गया है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2a2 b2 सेम वे a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस 2a3 b3 इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा ज़रा, देखिए a1 स्क्वायर ये रहा, b1 स्क्वायर ये रहा, a2 स्क्वायर ये रहा, b2 स्क्वायर आपका ये रहा, a3 स्क्वायर ये रहा और b3 स्क्वायर ये है। यहाँ से ये जो है और यहाँ से और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपको अंदर मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आ गया ना आपका, एंड इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो a1 b1 a2 b2 a3 b3 इसकी वैल्यू देखिए आपके पास कितनी थी, कॉस थीटा थी। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पहले तो कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। और थोड़ा वैसे ध्यान दें तो देखिए a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। इनको हमने लिख लिया देखिए साथ साथ, ऐसे ही b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इनको साथ साथ लिख लिया, 2 कॉस थीटा आपके पास है ही एज इट इज़। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, देखिए ना हमको बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए हमने क्या माना था, वेक्टर ए हमने सपोज किया था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये आएगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर यहाँ मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो देखिए आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस वैल्यू आपकी देखिए 1 है, सेम वे इसकी वैल्यू 1 है। तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -1, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, -1/2, और -1/2 जो होती है कॉस 2π/3 की वैल्यू होती है ना, बेसिकली 1/2 कॉस π/3 है। पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉस नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। तो सेम भी आप कह सकते हैं कि आपकी थीटा की वैल्यू 2π/3 हो जाएगी, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखिएगा अब ज़रा 18।
आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू उनमें से क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ईजी है, समझिएगा, देखिएगा ज़रा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद है तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, हमने कंडीशन बनाई थी आई कैप जे कैप और के कैप, इसके लिए हमने एक सर्किट बनाई थी। इन दोनों का क्रॉस करते हैं आई और जे का, तो आपको मिलता है के, और जे के क्या करेंगे तो आपको मिलेगा आई। इस तरीके से हम कंडीशन अपनी बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जे क्रॉस के, जो आप जे क्रॉस के करेंगे तो आपको आई मिल जाएगी उसकी वैल्यू, तो जे क्रॉस के की प्लेस पर आई आ जाएगा। आई क्रॉस के, जो आप आई क्रॉस के करेंगे उल्टा चलना पड़ेगा आपको, आई क्रॉस के का मतलब इधर से इधर, तो हो जाएगा आपका माइनस जे, इसी जगह पर आ जाएगा आपका देखिए माइनस जे कैप, और आई क्रॉस जे मतलब कि के कैप, और आई डॉट आई की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, जे इंटू माइनस जे कैप इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब माइनस है ना यहाँ पे इसीलिए, और के डॉट के भी आपका 1 हो गया, तो 1 + 1 2 2 - 1, तो 1 निकल कर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास। इसके बाद देखिएगा 19th, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, देन थीटा इज इक्वल टू, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या हम होगी आपसे पूछा गया है। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है जी हाँ, ये हमको देखिए दिया हुआ है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। देखिए ए डॉट बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यहाँ मैग्नीट्यूड था, देखिए हमने यहाँ भी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर लगाया। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, तो यहाँ मैग्नीट्यूड था, तो देखिए हमने यहाँ भी मैग्नीट्यूड ला दिया सभी के साथ। देखिए मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, वो ए का मैग्नीट्यूड ही रहेगा, ये भी बी मैग्नीट्यूड रहेगा, ये भी ए मैग्नीट्यूड रहेगा, ये भी मैग्नीट्यूड रहेगा, तो देखिए सब आपस में दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही होता है। क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा मैग्नीट्यूड और साइन थीटा मैग्नीट्यूड, ये बचा, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आपको लेकर चलनी है। इनडायरेक्टली ये हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया। इधर आप कॉस थीटा के अंदर डिवीजन कर दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा, 1 इज 10 π/4, तो थीटा की वैल्यू आपकी π/4 आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर लास्ट वाली जो है फिनिश हो चुकी है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, तो वेक्टर अलजेब्रा आपका आज ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम आगे 3D। ओके बाय।